चलो एक लास्ट क्लास में हम लोग ने, यानी कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, किए थे कुछ चेजिंग प्रॉब्लम्स। तो चेजिंग प्रॉब्लम्स को हम भी थोड़ा सा चेज कर रहे हैं और थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। और एक आध क्वेश्चन भी देंगे और सोचते हैं कि आज एक नए चैप्टर का नींव डाल ही देते, है ना। काफी दिन तक मोशन इन 2D जो है किए जा रहे, तो सोच रहे हैं कि आज एक नया चैप्टर का कोशिश करते हैं कि न्यू डाल दिया जाए, है ना। दैट्स नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कि मेरे ख्याल से शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज दैट, ये बताओ कि कल सीपीटी है? नहीं, तुम लोगों को तो सीपीटी हो गया सर। आज थे, सर आज था सर। आज थे। हाँ ठीक है। अच्छा कल किसके? अच्छा कल 12th वाला था। आज कौन सा सीपीटी थे? इंग्लिश का? हाँ सर, इंग्लिश। इंग्लिश का। चलो ठीक है, तो अभी एक राउंड खत्म हो गया, अभी और कोई सब्जेक्ट बचता है? अभी केमिस्ट्री बचता है और फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट। नहीं, केमिस्ट्री हुआ नहीं क्या अभी तक? नहीं सर, अगला है। अच्छा, यानी फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, अभी केमिस्ट्री और फिफ्थ सब्जेक्ट का तो पता नहीं, शायद ना भी हो, क्योंकि अभी क्लासेस लगे क्या कंप्यूटर साइंस के? नो सर नहीं अभी नो सर, अभी सर किसी की नहीं लगी। फिजिकल के भी नहीं लगा अभी तक? नहीं सर, नो हाँ, तो फिर फिफ्थ सब्जेक्ट का भी सीपीटी कहाँ होगा? यानी इस सीपीटी साइकिल में मुझे लगता है कि एक सीपीटी कम होगा, दैट इज मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, तो इतने में शायद एक साइकिल खत्म हो जाए। चलो जो भी है, व्हाटएवर, क्योंकि अभी तक क्लास ही नहीं लगा तो फिर एग्जाम कैसे लेंगे, है ना। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पवन ने मैसेज किया है इसलिए बोला। चलो आज क्या करो? हाँ, आज हम लोग एक तो थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन जो हमने कल बीच में शुरू किया था, उसका एक छोटा सा पार्ट रह गया था, एंड दैट इज, याद करके देखो, हमने क्या किया, कैट डॉग प्रॉब्लम में जब दोनों का वेलोसिटी सेम होता है तो इन दैट केस फाइनली उनके बीच में कांस्टेंट सेपरेशन रह गया था। तो कल जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसमें एंगल पे दौड़ रहे हैं, उसमें भी एक सिमिलर सिचुएशन बनी। तो देयरफॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कंटिन्यूइंग विद चेजिंग प्रॉब्लम। और उसमें क्या है कि अगर मान लो ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट है, ये डॉग है, और ये इधर जा रहा है विद एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये एंगल सपोज थीटा, और इनके इनिशियल सेपरेशन है सपोज एल। इनके इनिशियल सेपरेशन एल है, थीटा एंगल पे ये कैट दौड़ रहे हैं विद स्पीड ऑफ v, और डॉग भी सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, v। डॉग भी सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, कैट भी सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं। क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमम separation. Find the minimum separation between the two. जसलीन ने सेड की नहीं, फिफ्थ सब्जेक्ट के फ्राइडे से क्लासेस है। ओह वेल, तब तो फिर पता क्या होगा, अगले हफ्ते मान लो अगर वो हो जाए, लेकिन फिर भी 2-3 क्लास में सिलेबस, चलो मे बी इन दैट केस तो हो सकता है कि फिफ्थ सब्जेक्ट का भी सीपीटी हो जाए, क्या पता है ना, यू नेवर नो। सो यू माइट बी होपिंग कि ना ही हो, बट हमारे होप से सब कुछ तो नहीं होगा है ना। तो इस बार फिर से वही चेजिंग क्वेश्चन है जो कल हमने किया था, कब मिलेंगे। और आज तुमको करना है कि मिनिमम सेपरेशन क्या होगा अगर दोनों का सेम स्पीड हो जाए तो। देख लो, दोनों का सेम स्पीड अगर हो जाए तो। सर वो वापस बताना सर, किन दोनों की मिनिमम सेपरेशन? देखो ऐसा है ना, इनको चेजिंग वाले क्वेश्चन में तो मालूम है ना कि अगर दोनों का सेम स्पीड होगा तो फिर तो पकड़ तो नहीं सकता ना कभी भी, है ना। क्योंकि पकड़ने के लिए क्या ना, पीछे वाले का स्पीड सामने वाले के स्पीड से ज्यादा होना जरूरी है, जो कि इस केस में तो दिया नहीं है, यानी इस बार पकड़ तो नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर क्या होगा बताओ?
तो कुछ ना कुछ मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा। सर एक बार वापस क्वेश्चन बताना सर, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? बस ये दिया हुआ है कि कैट इज रनिंग विद v स्पीड, डॉग आल्सो विद v स्पीड, इनके सेपरेशन l है, लेकिन कैट ऐसे कल ऐसे दौड़ाया था मैंने, उसका क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज कैट ऐसे दौड़ रहा है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसके डायग्राम वायग्राम है ना, कंस्ट्रक्शंस का मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा, सो दैट यू नो कि हम पूरा वेट करें। तब तक तुम लोग इंडिपेंडेंटली ट्राई करो और मैं जो है डायग्राम वायग्राम बनाना शुरू करता, है ना। आई थिंक दैट वुड बी गुड। तो L plus L sin theta by 2. हाँ क्या? हाँ ठीक है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन कैसे आएगा देखो, वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, वही सेम v माइनस v cos phi, यानी वेलोसिटी अप्रोच हो गया v माइनस v cos phi dt। तो वेलोसिटी अप्रोच के चक्कर में क्या होगा ना, ये जो डॉग है वो कैट को अप्रोच करेंगे, लेकिन फाइनली पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वेलोसिटी में कमी है, कमी इन द सेंस कि वेलोसिटी इक्वल है। तो जब तक वेलोसिटी एक्सेस में ना हो तो वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो क्या होगा लास्ट में, ये देखना एक दूसरे को चेज करेंगे और दोनों के बीच में कांस्टेंट सेपरेशन आ जाएगा। उस सेपरेशन को मान लो मैं कहता हूं आर मिनिमम। तो इनिशियली सेपरेशन एल था और बाद में इनके सेपरेशन आर मिनिमम रह गया, तो यानी दोनों के बीच में ट्रैवलिंग कितना हुआ, अप्रोच कितना हुआ, एल माइनस आर मिनिमम। तो वही ये इस वेलोसिटी के चक्कर में अप्रोच होगा। तो यानी अब मैं लिख सकता हूं एल माइनस आर मिनिमम इज इक्वल टू दिस। हो गया। अच्छा अब ये देखो, ये जो v cos phi वेलोसिटी है, इसी के चक्कर में ना ये x के अलोंग, अब मैं इसको x मान रहा हूं, ये x, इसको x मान रहा हूं और इसको y मान रहा हूं। तो x के अलोंग जो यू नो डॉग का ट्रैवलिंग हुआ, डॉग की बात कर रहा हूं, डॉग का ट्रैवलिंग वो किस लिए हुआ, v cos phi की वजह से हो रहा है ना। यानी v cos phi की वजह से जो है डॉग ट्रैवल कर रहे हैं 0 टू कैपिटल। कैपिटल T मींस एट दैट टाइम जब दोनों का सेपरेशन कांस्टेंट हो गया, यानी मिनिमम सेपरेशन पे आ चुके, उस समय की बात कर। ठीक है, Plus x equal to vt minus L sin theta. हाँ वो कितना होगा देखो कि ये v cos phi इसको यहां से यहां तक लेके जा रहा है, यानी जो भी whatever कितना जाएगा ना, वो इसके अलोंग जाएगा L sin थीटा प्लस vt मतलब जो कैट ट्रैवल किया माइनस आर मिनिमम, है ना। यानी ये आ जाएगा L sin थीटा प्लस vt माइनस आर मिनिमम। अब इसके पीछे लॉजिक देखो,
एल साइन थीटा तो इसलिए क्योंकि यहां से यहां तक तो जाना ही पड़ेगा उसको, एल साइन थीटा प्लस वीटी। तो कैट का अगर मैं कोऑर्डिनेट वहां पे देखता हूं, कैट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एल साइन थीटा प्लस वीटी, ये हो गया कैट का एक्स कोऑर्डिनेट। और डॉग उस समय कहां पे है, आर मिनिमम पीछे है, तो माइनस आर मिनिमम। तो डॉग ने एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना ट्रैवल किया ना, एल साइन थीटा प्लस कैट का ट्रैवलिंग वीटी माइनस आर मिनिमम, ये डॉग ने ट्रैवल किया। लेकिन ये डॉग ने ट्रैवल किया कौन से कंपोनेंट के बलबूते ना, v cos phi। इसलिए v cos phi dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये बने। तो इससे क्या होगा ना, आई कैन अच्छा इसको तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसको, यानी L माइनस आर मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ गया ना, v टाइम्स कैपिटल T माइनस v इंटू इंटीग्रेशन cos phi dt। अब वो इंटीग्रेशन cos phi dt आ गया, क्या आ गया ना, इंटीग्रेशन cos phi dt 0 to t आ गया 1 upon v into L sin theta plus vt माइनस r। तो वो यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। यानी L माइनस आर मिनिमम इज इक्वल टू vt माइनस v इंटू, अच्छा v इंटू करूंगा तो वो तो v कैंसिल ही हो रहा है, तो खत्म कर दो फिर इसको, है ना, v बाई v इंटू L साइन थीटा प्लस vt माइनस आर मिनिमम। अब देखो ये जो vt है और ये माइनस है, तो ये vt और vt कैंसिल, है ना, और ये v वैसे भी कैंसिल है, तो माइनस L साइन थीटा उसको इधर लेके आता हूं, तो यानी L प्लस L साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस आर मिनिमम उधर चला जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ट्वाइस ऑफ आर मिनिमम। यानी आर मिनिमम इज इक्वल टू L इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई 2। वैसे अगर देखा जाए तो कल वाले क्वेश्चन से भी रिलेट करो, कैसे ना, देखो अगर मान लो कैट ऐसे ना जाके अगर ऐसे जाता है, यानी क्या होगा, थीटा को 0 पुट करना पड़ेगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, पिछले वाले क्वेश्चन जो हमने कल किया था उसके जैसे, है ना। तो यानी थीटा को 0 पुट करो, तो यानी क्या होगा, L/2। तो कल भी तो हमने मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन निकाला था और L/2 आया था। तो एक्चुअली देखा जाए तो कल वाला क्वेश्चन आप रिडंडेंट हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं, यही वाला क्वेश्चन करके हम कल वाले क्वेश्चन के कंक्लूजन तक पहुंच सकते थे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज मैं काम करूंगा इसी के ऊपर, थोड़ा सा और बिल्ड करूंगा। सो आई एम गोइंग टू बिल्ड ऑन दिस टॉपिक नाउ अ लिटिल, ठीक है। बिल्ड कैसे वो देखो, आई होप मैं मिटा सकता हूं, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो देखो, देख लो। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इस वाले से cos phi dt इंटीग्रेशन को इस वाले में पुट कर दिया, ठीक है, और उससे मिनिमम सेपरेशन आ गया। चलो कोई क्वेश्चन अभी आ नहीं रहा है, तो लेट मी मूव ऑन। आज मैं बिल्डअप करूंगा वेलोसिटी अप्रोच में। एक चीज और भी है, थोड़ा सा उसको स्टडी किया जाए, और वो ये है कि अगर मान लो एक ही लाइन पे, मान लो ये U से जा रहा है, ये V से जा रहा है, और इन दोनों के, और दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो इन द सेम स्ट्रेट लाइन अगर जा रहा है दोनों ऑब्जेक्ट्स, तो इन दैट केस क्या होगा ना, अगर इसको R मानते हो, है ना, तो इन दैट केस dr dt, इसी को हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे, है ना, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो भी कहना चाहते। तो dr dt क्या लिखना चाहिए बताओ जरा, सामने वाला u है, पीछे वाला v है, तो dr डिपेंड dt करता है किस ना कि सेपरेशन कहाँ से कहाँ ले रहे हो, v minus u। v minus u या u minus v, सर वो डिपेंड करता है कि आप किससे किसका सेपरेशन ले रहे हो, क्योंकि फिर और किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, नहीं r is the separation, that's it, और किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो। सेपरेशन नहीं, सेपरेशन में ना पॉजिटिव नेगेटिव का इतना जरूरत नहीं पड़ता, सेपरेशन मींस जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन दैट, तो देयरफॉर सेपरेशन में पॉजिटिव, मतलब द सेपरेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जैसा अगर मैं आगे हूं नहीं dr by dt तो फिर और अगर मैं पीछे हूं, अगर वो आगे है, तो सेपरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव,
रिलेटिव पोजीशन अगर देखते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यानी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन उनमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पर अगर मैं सेपरेशन वर्ड यूज करूंगा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब मैं पूछ रहा हूं डी आर डी टी तो क्या आएगा? सर v माइनस u। सर u माइनस v u आएगा माइनस v आएगा। अगर U हाँ, ये से अब लिख- रीजन समझो, ऐसा कुछ चेंज नेगेटिव। रीजन समझो, रीजन इज दैट, मतलब मैं तो कहता हूं कि इसको इसको इस तरह से मत सोचो कि अच्छा मुझको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लॉजिकल। जरा सोचो, अगर मान लो यू ज्यादा तेजी से जा रहा है और अगर वी स्लो जा रहा है तो आर बढ़ेगा, तो डीआरडीटी पॉजिटिव आएगा। तो डीआरडीटी पॉजिटिव कब आएगा? जब यू ग्रेटर देन वी होगा, यानी यू माइनस वी होना पड़ेगा, है ना? नथिंग सरप्राइजिंग। तो एक एस्पेक्ट ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ सेपरेशन इज व्हाट DRDT, and that is equal to along the line joining, and that is equal to u minus v this is, ठीक है? u और v क्या है ना? इट इज अगेन along the line joining। बट देखो सेम स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन तो लीनियर मोशन के अंदर आ गया, तो इसमें कुछ खास स्टडी करने लायक होता नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी फंडामेंटल इन नेचर, तो इसलिए मैंने इस मुद्दे को रेज किया। अब हम इसको थोड़ा जनरलाइज करेंगे। तो नाउ लेट मी रिमूव दैट स्ट्रेट लाइन वाला होगी, तो वो सेम स्ट्रेट लाइन हटा देते। अब मान लो आर सेपरेशन, ठीक है, और इसका वेलोसिटी है v1, इसका एंगल है θ1, और इसका वेलोसिटी है लेट्स से v2, और इसका एंगल है लेट्स से θ2, ठीक है? और इनके जो सेपरेशन है वो r है, और ये हो गया वो लाइन ज्वाइनिंग द टू, ये हो गया वो लाइन ज्वाइनिंग द टू। तो ऐसे केस में डीआरडीटी तो चलो स्टडी करेंगे ही करेंगे, साथ में एक चीज और भी हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि एक दूसरे के अगेंस्ट रोटेशन भी हो रहा है, यानी एक सर्कुलर मोशन भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो मैं एक पार्टिकल को ऐसे देख रहा हूं और वो पार्टिकल हमेशा ऐसे ही दिख रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो पार्टिकल थोड़ा इधर जा रहा है, तो सिर्फ ऐसे करने से नहीं होगा, मुझे ऐसे भी करना पड़ेगा, तो मुझे अपने लाइन ऑफ साइट को घुमाना भी पड़ेगा। सो देयरफॉर इस केस में अगर देखोगे, जो पिछले वाले केस में था उसमें क्या है ना कि आर इज स्ट्रेट, पर इस बार ऐसे नहीं होगा, ये आर घूम भी रहा होगा, ये जो आर जो है ना ये घूम भी रहा होगा। सो देयर इज अ रोटेशन इन आर आल्सो, एंड आई वांट टू स्टडी दैट एज वेल। यानी अब हमें दो चीजें स्टडी करना है, एक तो कि सेपरेशन बढ़ रहा है घट रहा है, वो चीज देखेंगे, तो दैट विल बी स्टडीइंग थ्रू डीआरडीटी। तो चलो ठीक है, पिछले बार लीनियर मोशन था दोनों, और वो भी सेम स्ट्रेट लाइन मोशन में था, इसलिए चीजें इजी थे, तो इसलिए फटाफट लिख दे यू माइनस बी। इस बार थोड़े से चेंज कर देंगे, और साथ में इस बार ओमेगा ऑफ ए और बी भी कैलकुलेट करूंगा। तो इस बार मैं दो चीजें कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, वन इज डीआरडीटी एंड द अदर इज ओमेगा ए बी। ओमेगा ए बी का मतलब होता है इनके बीच का जो सेपरेशन है वो तो बढ़ेगा घटेगा, वो तो है ही है, साथ में इनके बीच के एंगल भी, एक ओरिएंटेशन भी बदल रहा है। तो ओरिएंटेशन बदल रहा है मतलब एंगल हो रहा है, तो एंगल जहां पे हो गया है और एंगल अगर चेंज हो रहा है, यानी एक एंगुलर वेलोसिटी भी आएगा, है या नहीं? तो वो चीजें स्टडी करना है। तो पहले डीआरडीटी कितना आ गया फिर? सर v1 cos v1 cos θ1 θ1 minus v2 cos θ2। माइनस v2 cos। चलो ये तो आसान है। अब बताओ ओमेगा ए बी। पर सर अभी इसमें आपने ये तो बताया नहीं कि v1 ज्यादा है कि v2। नहीं, इसको बताने की जरूरत क्या है, वो तो खुद ही साइन बताएगा ना। v1 cos θ1 माइनस v2 cos θ2 नेगेटिव भी आ सकता है, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या था कि इनके सेपरेशन घट रहा है, वो भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे नहीं कि मुझे जबरदस्ती किसी तरीके से इसको पॉजिटिव बनाना है, ऐसे कुछ नहीं है, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। क्या दिक्कत है? हाँ, ओमेगा ए बी। ओमेगा ए बी क्या लिखेंगे? सर v1 ना sin θ1 माइनस v2 sin थीटा नहीं सर प्लस v2 sin θ2 by r। हाँ, प्लस हो जाए, बिल्कुल सही। प्लस इसलिए क्योंकि एज एन ऑब्जर्वर, अगर मान लो मैं ऑब्जर्वर हूं, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, तो एज एन ऑब्जर्वर मैं किसी का रोटेशन कैसे स्टडी करता हूं? एज एन ऑब्जर्वर मैं कैसे रोटेशन स्टडी करूंगा? अभी मैं यहां पे देख रहा हूं, फिर मैं यहां देख रहा हूं, तब ना एंगल का, तो यानी क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, और ओमेगा आर होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, और आर तो ये है, ओमेगा निकालना है, तो यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी वो भी रिलेटिव है ना अपॉन आर। तो यानी ये हो जाएगा v1 sin θ1 प्लस
v2 sin theta 2 by r। तो यानी सेपरेशन का जो मैग्नीट्यूड का चेंज वो तो स्टडी करना ही करना है, साथ में कभी कभी हमें इसके घूमने का जो रेट है वो भी कभी कभी जो है स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना। प्राइमेट से इससे क्या होगा ना, ये एक्चुअली पता है कैसे रिलेटेड होता है ना, ये जो चेजिंग वाले प्रॉब्लम्स में इसमें कई बार रिलेट हो जाता है। कैसे ना, चेजिंग वाले प्रॉब्लम क्या, देखो पहले ऐसे चेज कर रहा था, फिर ऐसे चेज किया, फिर ऐसे चेज किया, फिर ऐसे चेज किया, यानी सिर्फ सेपरेशन का बढ़ना घटना ही नहीं हो रहा है, चलो मोस्टली घटना ही होता है, बट सेपरेशन का घटना ही सिर्फ नहीं हो रहा है, इसके ओरिएंटेशन में भी चेंज आ रहा है नहीं। सो देयरफॉर we also need to sometimes study the change in the orientation that is continuously happening। जैसे फॉर्म में लिखे तो हाँ बेटे, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दो ताकि फिर वो जनरल हो जाए एकदम। नहीं वेक्टर फॉर्म में तो फिर वो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, तो हमने अभी किया नहीं, वो हम लोग रोटेशन चैप्टर में करेंगे। क्रॉस जो v होता है ना, v जो होता है वो होता है ओमेगा क्रॉस r, ठीक है ना, तो ये रिलेशन नहीं होता, फिर वो हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, वेक्टर फॉर्म में आएगा, तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको अभी फिलहाल उस पर जा नहीं रहा, क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ इसका वैल्यू जानना कि कितना मैग्नीट्यूड है। जब इसको एक्चुअल वेक्टर फॉर्म में करोगे तो हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, जो कि हम लोग रोटेशन चैप्टर में इस चीजों को हाईलाइट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कमिंग टू द अदर पार्ट इज दैट सपोज कोई वेलोसिटी ऐसे है और मान लो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन चेजिंग क्वेश्चंस में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्या होता है, पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, यानी कंटिन्यूअसली उसका रोटेशन भी होता है। यानी चेजिंग वाले क्वेश्चंस में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, अभी तक जो हमने किया, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलता है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली बदलता रहता है ना। तो देयरफॉर मान लो इस वक्त इसका वेलोसिटी v है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, और थोड़ी देर बाद मान लो ऐसे चेंज कर रहा था, थोड़ी देर बाद मान लो ऐसे चेंज कर रहा है, तो यानी क्या होगा, रोटेशन हो गया वेलोसिटी वेक्टर का। तो ये इनिशियल हो गया, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। इसका भी मैग्नीट्यूड भी है, तो यानी ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, और मान लो इट हैज रोटेटेड बाय अ वेरी स्मॉल एंगल, सपोज d थीटा, वेरी स्मॉल एंगल, तो dv क्या होगा ना, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, तो दिस इज बेसिकली द डेल्टा v या dv वेक्टर, ठीक है। अगर तुम मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे, ये समझ है ना, ये हो गया v2 वेक्टर, ये हो गया फाइनल v2 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है v, और ये हो गया v1 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है v1 और फाइनल v2। तो एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी को v2 माइनस v1, तो v2 तो एज इट इज रहेगा, माइनस v1 ऐसे हो जाएगा, तो ट्रायंगल लगाओगे तो ये हो गया डेल्टा v, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यानी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ना, dv बाय dt। अब देखो ये जो ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हमें पता है कि ये जो एंगल होगा ये बहुत ही छोटा सा एंगल होगा। तो अगर एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो इन दैट केस क्या होगा ना, मैं इसको आर्क लेंथ समझ सकता हूं, तो dv का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फिर ना, v इंटू डी थीटा, ये आर्क लेंथ अगर समझता तो v हो गया रेडियस और डी थीटा एंगल, तो ये आर्क लेंथ कितना होगा, r इंटू डी थीटा, तो r बोलते v है इंटू डी थीटा, यानी हो जाएगा v डी थीटा बाय डी, यानी इक्वल टू v इंटू ओमेगा। ये ओमेगा क्या है ना, दिस ओमेगा is the rate of change of the orientation of your velocity vector। तो ये ओमेगा हो गया angular speed of velocity vector, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन फिर से बता दो बेटा। सर, ये मतलब लास्ट में जो वेक्टर वाला जो आपने करा है वो बता दो सर। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम है, तो देखो याद रखना मैं वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम वाला केस डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी भी चेजिंग वाले प्रॉब्लम पे ही कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। तो चेजिंग वाले क्वेश्चन में क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम कैसे कर दिया, नहीं क्योंकि चेजिंग वाले क्वेश्चन में तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है ना। अच्छा वो वाला डिस्कस कर रहे हो, अच्छा अच्छा हाँ, मैं उसी कंटेक्स्ट में आ रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, मैं उस पर कुछ पूछने वाला हूँ, मैं पहले होमवर्क दूंगा और फिर कल डिस्कस कर लेंगे। और वो ही है
कि इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे ऐसे बदलता रहता है। तो अगर इंस्टेंटेनियस टाइम में देखो तो अभी ऐसे है, तो dt टाइम बाद ऐसे है, तो छोटा सा एंगल में बदला d थीटा, फिर dt टाइम में फिर बदला d थीटा, फिर dt टाइम में फिर d थीटा बदल गया, फिर dt टाइम में फिर d थीटा। तो उस चेंज को मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ इन द वेक्टर फॉर्म। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि उसके एक्सेलरेशन का उस समय मैग्नीट्यूड क्या है। तो उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा dv by dt का मैग्नीट्यूड यानी v d theta by dt यानी v ओमेगा, where omega is the angular velocity of rotation of the velocity vector. I will repeat, omega is the angular velocity of rotation of the velocity vector. सेकंड से थर्ड स्टेप कैसे गए? यहाँ से यहाँ हाँ वो एक्चुअली ना मैंने इसको आर्क लेंथ समझ लिया, ये आर डी, तो ये जो है ना ये अप्रोक्सीमेटली आर्क लेंथ हो जाएगा ये वाला। आर बोलते v का मैग्नीट्यूड है और डी थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया v डी थीटा। अच्छा ठीक है ना, दैट्स हाउ आई पुट इट, तो v ओमेगा। लेकिन v ओमेगा में ओमेगा क्या है? का मतलब होता है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड dv by dt का मॉड जो आपने किया है। हाँ मतलब मैग्नीट्यूड उसका। हाँ, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अच्छा चलो एक सवाल और का जवाब दे दो। ये जो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आया है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये तो बॉडी कर्व में मूव कर रहा है, तो जब कर्व में मूव करता है तो दो एक्सेलरेशन होता है, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ओके, ध्रुव हैज आंसर्ड करेक्टली। और कोई? सर टेंजेंशियल रेडियल। ये हो गया प्योरली रेडियल कंपोनेंट। याद रखना, मैं ये सारा डिस्कशन चेजिंग प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो चेजिंग वाले प्रॉब्लम में क्या था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कांस्टेंट था, सिर्फ ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन बदलता रहता है। तो अगर मान लो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है तो यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेडियल एक्सेलरेशन होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो भी कंपोनेंट निकला है ये एक्चुअली रेडियली निकला, रेडियल कंपोनेंट निकला। ठीक है, आई होप इट्स नाउ कंफर्टेबल। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और वो है, इसको आंसर करने की कोशिश करना। मैं होमवर्क दे रहा हूं, तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको कल डिस्कस करूंगा। पर इस होमवर्क के लिए जो पर्सपेक्टिव चाहिए या जो जो थियोरिटिकल चीजें चाहिए, ये मैंने सारा इस पूरे डिस्कशन के अंदर समेट दिया हूं। बाकी अब तुमको थोड़ा सा सर्च करना है कि इन सारे चीजों को कैसे इस होमवर्क के क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन इज दैट सेम क्वेश्चन, कैट वाला, कैट जा रहा है थीटा एंगल पे v वेलोसिटी से, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी है। तो ये ऐसे करके यहां से ऐसे करके जाएंगे और ये भी कहीं इधर उधर जाएंगे। क्वेश्चन इज फाइंड आउट a max in the ठीक है। नंबर टू इज दैट, क्योंकि ये कर्व पे जाने वाला है, तो कर्व के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, क्योंकि सर्कल तो है नहीं। अगर कोई चीज सर्कल में जाता है तो इसका हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहता है, बट एक सर्कल में थोड़ी जा रहा है। ये जो जा रहा है ये तो बिल्कुल एक कर्व है, पता नहीं क्या कर्व है, जो भी कर्व है, कोई नाम तो है नहीं, तो ऐसी कर्व है मतलब। तो इस कर्व में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो। ठीक है ना। क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द एंटायर जर्नी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, इनको नोट कर लो कि हम लोग जो है ना कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए जो जो थियोरेटिकल चीजें चाहिए वो मैंने सारा इस डिस्कशन में समेट दिया हूं। बाकी आप ट्राई, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफी डिस्कशन तो कर लिया है, तो आप जो थोड़ा बचा कुचा डिस्कशन है वो एक बार कल फिर कर लेंगे। एक्चुअली आज मैं सोच रहा था कि लेट्स पुट ए स्टॉप एंड फाइनली लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ। Okay, now Dhruv has asked, is this not dimensionally inconsistent? वो v ओमेगा वाला बता रहे हो?
तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v ओमेगा। इसमें डायमेंशनल इनकंसिस्टेंसी कैसे आ गया मतलब? ये हो गया LT माइनस 2, v का होता है LT माइनस 1 और ओमेगा का t माइनस 1। तो डायमेंशनल इनकंसिस्टेंसी कैसे हो गया? ओके सर। कंसिस्टेंस तो है। चल एनीवे डजंट मैटर। तो आई होप कि क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे। अगर क्वेश्चन नोट कर चुके तो मैं इसको मिटाता हूं। सर 1 मिनट। जल्दी करो जल्दी करो, इसको नोट कर लो। And चलो मैं मिटा देता हूँ, इसको कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो है ना, आज हम लोग जो है आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना? लॉज ऑफ मोशन का जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अगर जरूरत पड़ा तो, ठीक है ना? और वो देखो हमें पता है कि अगर लॉज ऑफ मोशन स्टडी करो तो इन दैट केस देयर आर 3 लॉज। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। First law. Instead of me giving the answer, let me have some of you maybe taking your turns and then we will discuss based on that context. Akshat Gupta. Because Shivraj has given an answer and that is वो MX वाले का। कोई नहीं, देखते हैं शिवराज तो देखेंगे। मैं किसका वो एक्सेलेरेशन का आंसर दिया शायद, v square by cos theta into L या कुछ ऐसा। चलो कोई नहीं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ का डिस्कशन कर रहा हूँ, तो अक्षत गुप्ता कैन यू बी ऑन एयर बेटे? Yes, अक्षत गुप्ता, sir. हाँ फर्स्ट लॉ को एक बार जरा डिफाइन करो। Sir, every body continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force is applied. एक सेकंड, तुमने यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये इन अ स्ट्रेट लाइन वाला जरूरी था क्या? No, sir. क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ये इनबिल्ट है ना? Yes, sir. हाँ, तो यानी ये रिडंडेंट स्टेटमेंट है। वैसे दो तो कोई नुकसान तो है नहीं, है ना? अगर किसी का नाम अगर तुम 2 बार बोलते हो तो कोई ऐसे बुराई तो है नहीं, बट एक बार बोलना भी काफी होता है। तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन बोलने के बाद इन अ स्ट्रेट लाइन बोलना इतना जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, या कैरी ऑन। फिर ये अभी खत्म कहाँ हुआ? सर हो तो गया। अरे तूने क्या बोला? तूने बोला a body at rest will continue to be at rest and a body in uniform motion will continue to be in uniform motion। फिर इन अ स्ट्रेट लाइन बोला था, इसलिए मैंने उसको हटाने के लिए कहा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। सर उसके आगे बोला था unless an external unbalanced force is applied. ओके चलो ठीक है। अब मैं 2 वर्ड्स को पिकअप करूंगा। इंटरेस्टिंगली तुमने एक वर्ड यूज किया जो कि न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट लॉ के डेफिनेशन में है नहीं। ठीक है ना? और वो है अनबैलेंस, ठीक है ना? डेफिनेशन में नहीं है लेकिन उसके इंप्लाइड मीनिंग में है। ये बात भाई बिल्कुल सही है। एक्चुअली न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसमें अनबैलेंस्ड वर्ड उन्होंने यूज नहीं किए। उन्होंने बोला अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड ऑन। तो एक्चुअली उन्होंने वर्ड एक्सटर्नल भी यूज नहीं किए थे, उन्होंने वर्ड यूज किए थे इम्प्रेस्ड फोर्स। लेकिन खैर तुमको अभी ये वाला वर्ड यूज नहीं करना है। न्यूटन के जमाने में ना इंग्लिश थोड़ा अलग था, ये तुम अपने इंग्लिश मैम से पूछ लेना। उस समय एक इंग्लिश चलता था दैट इज कॉल्ड एज गोथिक इंग्लिश। वो इंग्लिश अगर आज पढ़ोगे ना तो तुमको 10 में से 3 सेंटेंस समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा है।
10 में से 3 बोल रहा हूं मैं, तो therefore let's not do that. तो न्यूटन ने 2-3 वर्ड्स यूज किए थे या नहीं भी किए थे, आज के जमाने में हम लोग थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर चुके हैं. जैसे उन्होंने वर्ड यूज किए थे इम्प्रेस्ड फोर्स, आज हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स. और ये अनबैलेंस्ड वाला वर्ड उन्होंने यूज नहीं किए थे, बट आज के दिन में यूज करने में कोई बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि अनबैलेंस्ड इसलिए क्योंकि अगर मान लो 2 फोर्स इक्वल और ऑपोजिट हो जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए एक अनबैलेंस्ड यूज करो. चलो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. आई एम गोइंग टू पिक अप दिस वर्ड एंड दैट इज एक्सटर्नल. सर जी. और उसमें पढ़ी आदित्य कैन यू बी ऑन एयर बेटे? सर आदित्य वर्मा, सॉरी आदित्य मिधा. सर आवाज आ रही है? यस सर. हाँ, उत्कर्ष भी आ रहा है. 1 मिनट रुको बेटे. आदित्य मिधा, ये बताओ कि एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ? Sir, force which is applied by something externally on the body. अच्छा, आज तक ये डेफिनेशन में देखा है कि जिस चीज को डिफाइन करना है उसी को यूज कर रहा हूँ डेफिनेशन. तो No, अगर मैं sir. बोलूं व्हाट इज एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल इज दैट व्हिच इज एक्सटर्नल, चलेगा? No, sir. नहीं चलेगा. तो यानी तुमको थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा. सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एक्सटर्नल? फोर्स व्हिच इज नॉट इंटरनल. इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्ररी डेफिनेशन. कॉन्ट्ररी डेफिनेशन कई बार ना जरूरत पड़ता है. जैसे तुम लोगों ने ना तुम लोगों ने ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ा होगा. हाँ, मैं उसका ग्रीक शब्द बताता हूँ. आई होप आई एम राइटिंग द स्पेलिंग प्रॉपर्ली. ये देखना, ये ना एक पावरफुल तरीका होता है प्रूफ के लिए. देखो, एक होता है पॉजिटिव प्रूफ. पॉजिटिव प्रूफ का मतलब ये हुआ कि सपोज तुमको बोला जा रहा है कि a इज इक्वल टू b प्रूव करो, तो तुमने कुछ स्टार्ट किया, फिर करते a इज इक्वल टू b आ गया. तो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव प्रूफ. ठीक है. अब कई बार ना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि a इज इक्वल टू b प्रूव करना, तो इसके लिए कॉन्ट्ररी प्रूफ होता है. कॉन्ट्ररी प्रूफ का एक ग्रीक फिलोसॉफी है, ग्रीक शब्द है, मतलब 3 शब्द है, वो है रिडक्शो एड अब्सर्डम. आई होप माय स्पेलिंग इज करेक्ट. मेरे ख्याल से तो 90% चांस है कि स्पेलिंग करेक्ट ही होगा, बट फिर भी इन केस अगर गलत है तो अपने आप सर्च कर लेना. इसका मीनिंग बताओ जरा. व्हाट डू मीन बाय दिस? ऐसे प्रूफ करना कि a इक्वल टू b नहीं है. करके चलते हैं वो गलत है, फिर मतलब उससे हम ये करते हैं कि ऐसा लास्ट में चल जाता है जो गलत आई थिंक दोनों नहीं होता है. सब सही बता रहे हो. यानी a इज इक्वल टू b प्रूव करने के लिए बोला गया, तो हम स्टार्ट करते हैं लेट अस से a इज नॉट इक्वल टू, तो a इज नॉट इक्वल टू b कट कुछ करते आ गया, पता चला 3 ग्रेटर देन 5. ऐसी कुछ क्या हमारे सिलेबस में था प्रूव. सर जैसे पिछले साल हमारे सिलेबस में था प्रूव रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट से करते थे लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर. ऐसे एग्जैक्टली बस वही मैं कह रहा हूँ. तो इसलिए अभी जो मैंने पूछा था कि एक्सटर्नल क्या है, तो फिर बता दो कि जो इंटरनल नहीं है. तो ये तो वैसे वाला सवाल हो गया या जवाब हो गया कि घर कहाँ पे है ना, पोस्ट ऑफिस के पीछे. अच्छा चलो ठीक है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? घर के आगे. लो, अब ना मुझे पोस्ट ऑफिस पता चला ना मुझे घर पता चला, तो इस टाइप का आंसर हो गया. एनीवे आदित्य, यू आर ऑन द दिस थिंग. आई मीन, तो आदित्य तुमने कुछ बताया इनिशियली, बट यू आर रियलाइजिंग कि on the body by the environment. सर कैंसिल मतलब by आउट the surrounding. Sir, ओके, it बाय is सराउंडिंग. 1 मिनट रुक जाओ. जैसे ही कोई नया शब्द आता है ना, तो फिर उसका भी एक डेफिनेशन होता है. तो यानी एक वर्ड और यूज कर लिया तुमने, यानी एक्सटर्नल वर्ड को डिफाइन करने के लिए एक और वर्ड यूज कर लिया, दैट इज सराउंडिंग. चलो ठीक है. आई थिंक ध्रुव वाज आल्सो सेइंग समथिंग. आदित्य तुम्हारा रह गया बीच में. आदित्य तुम कुछ कहना चाह रहे थे? Sir, the force applied by an external object on the body. हेलो, फिर एक्सटर्नल फोर्स के लिए एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, तो वो एक्सटर्नल वर्ड तो फिर यूज कर लिए. देखो, डेफिनेशन में वो वर्ड दोबारा यूज नहीं कर सकते. वो कंक्लूजन पार्ट में हो सकता है, बट दैट बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेफिनेशन. ये मुश्किल है. ठीक है ना? हाँ, ध्रुव शांडिल्य कुछ कह रहे थे. यस सर. सर ये शायद डेफिनेशन ना हो, बट आई थिंक ये फीचर है एक्सटर्नल फोर्स का. चलेगा. आई मीन फीचर डेफिनेशन, दीज आर वेरी क्लोज बाय. कैंसिल आउट नहीं होती हैं. लाइक इंटरनल फोर्सेस जो कैंसिल आउट हो जाती हैं, एक दूसरे को कर देती हैं कैंसिल आउट. एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं करती कैंसिल आउट. That is a feature, okay, fine, but then that is not the right way to answer this particular question. Yes. Anyway, there are more answers coming up. One just said ki eliminating all the others, this thing. Ishita said force, that is
External force, causing तुमने थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक किया. Applied by body which is not in the system. Okay, now I am getting the right word. ठीक है, मैं इस वर्ड को ढूंढ रहा था एक्चुअली, कोई यूज कर नहीं रहे थे. तो देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा जो कि फर्स्ट लॉ के डेफिनेशन में इंटरेस्टिंगली नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल वर्ड यूज किया गया तो देयरफॉर उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड को लाना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाट अ वर्ड सिस्टम. सिस्टम क्या है ना? सिस्टम मीन्स all those particle या particles that are under the consideration of study. यानी जिसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम. तो therefore external word cannot be defined unless you define another word and that is system. अब हम एक्सटर्नल वर्ड को डिफाइन कर पाएंगे. ये मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि एक प्रॉब्लम है, समझो जरा प्रॉब्लम. जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आई थिंक क्लियर हो जाएगा. देखो मेरे कमरे में इस ऊपर एक फैन है, यहाँ पे एक फैन है. अब सपोज मैं एक जनरल सवाल पूछता हूं, बताओ ये फैन एक्सटर्नल है या फैन इंटरनल है, तो क्या जवाब दोगे? सर आपके कमरे के अंदर है तो इंटरनल है. ओके, आई थिंक वंस तुमने जो आंसर दिया दैट इज ओके, चलेगा. हाँ कुछ बोल रहे थे, बोलो. सर इंटरनल सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा. हाँ यार देखो ध्रुव ने क्या बोला, पहले सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा. ये फैन बाय इटसेल्फ ना एक्सटर्नल है ना इंटरनल है. मैं एग्जांपल बताता हूँ. मैं अगर अपने इस कमरे को सिस्टम डिफाइन करूंगा तो इन दैट केस ये फैन इंटरनल होगा. बट अगर मैं अपने बगल वाले कमरे को जो कि इस बोर्ड के पीछे है, इस वॉल के पीछे है, अगर उसको एक सिस्टम डिफाइन करूंगा तो उस सिस्टम के बाहर आ गया. यानी कोई भी फैन, मतलब फैन तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये फैन ना इंटरनल है ना एक्सटर्नल है. ये डिपेंड करेगा कि तुमने सिस्टम क्या डिफाइन किया. इसलिए मैंने बोला कि एक्सटर्नल इंटरनल कुछ नहीं होता, ये डिपेंड करेगा कि तुमने सिस्टम किसको डिफाइन किया. ठीक है. अब पता क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स किसको माना जाएगा ना? अगर मान लो दो पार्टिकल्स या दो अलग अलग यूनिट्स एक सिस्टम के बाहर और एक सिस्टम के अंदर रह के इंटरेक्शन करता है थ्रू फोर्स, दैट विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स. और इंटरनल फोर्स क्या होगा ना? हमने सिस्टम बोलते जिसको डिफाइन किया गया है, यानी जिसके अंदर सारे पार्टिकल या पार्टिकल्स है, उनके आपस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है थ्रू फोर्स, दैट विल बी इंटरनल. देयरफॉर अगेन आई विल गो बैक टू द सेम थिंग जो मैं पंखे के बारे में कह रहा था. नो फोर्स by itself will be either internal or external. It will totally depend on what you have considered as a system. जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं. सपोज मैंने क्या किया, मैंने इस हाथ से इसको फोर्स लगाया. अब अगर तुम पूरे बॉडी को कंसिडर करते हो तो इन दैट केस तो ये इंटरनल फोर्स हो गया. क्यों? क्योंकि बॉडी का ही एक पार्ट दूसरे पार्ट को हिट कर रहा है, तो यही फोर्स, ये फोर्स इंटरनल हो गया. लेकिन अगर तुम राइट हैंड को अलग सिस्टम मानते हो, लेफ्ट हैंड को अलग मानते हो, इन दैट केस इनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स हो गया, ये अब क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा. So therefore by itself a force is neither internal nor external. It will totally depend on the system that you have defined. The same force in one particular definition of system can become internal, and the same force in another particular definition of system will become external. ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है. तो यानी फाइनली इसको अगर शॉर्ट में बोलना है तो क्या बोलेंगे ना? The word external will depend on the definition of the system. सिस्टम क्या होता है? इट्स ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद अ सिस्टम बाउंड्री. अगर मान लो इंटरेक्शन ऑफ फोर्स होता है बिटवीन पार्टिकल्स विद इन द सिस्टम, तो वो इंटरनल फोर्स है. और अगर इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू पार्टिकल्स, वन आउटसाइड एंड वन इनसाइड, या फ्यू आउटसाइड या फ्यू इनसाइड, अगर इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स होता है तो हो जाएगा एक्सटर्नल. ठीक है. सो दैट्स हाउ इंटरनल एक्सटर्नल इज डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट. ठीक है. नाउ युग हैज सेड कि मैं एक काम करता हूं, मैं पूरे यूनिवर्स को सिस्टम ले लेता हूं. अगर पूरे यूनिवर्स को सिस्टम ले लोगे, इन दैट केस सारे फोर्सेस इंटरनल हो जाएंगे, सारे फोर्सेस इंटरनल हो जाएंगे. और इसलिए देखा होगा बिग बैंग के टाइम क्या बोला जाता है. बस तो बिग बैंग थ्योरी पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है, बट अगर मान लो बिग बैंग को मैं सही मान लेता हूं, इन दैट केस बिग बैंग के बारे में क्या बोला जा रहा है? ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग रेडियली आउटवर्ड्स. यानी each and every particle in the universe are moving away from each other. यानी कोई भी पेयर ऑफ पार्टिकल्स अगर लेता हूं मैं, तो वो दोनों away from each other मूव कर रहे हैं. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब ये ऐसे जा रहे हैं तो इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, तो सारा देखना आपस में कैंसिल कर जाता है. तो देयरफॉर अगर पूरे यूनिवर्स को सिस्टम लेते हो
in that case the net force will always be 0. क्यों? क्योंकि सारे फोर्सेस आपस में इंटरनल होके कैंसिल होके बैलेंस कर जाए, ठीक है ना? चलो, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी आर सपोज्ड टू टेक द एंटायर यूनिवर्स एज द सिस्टम, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। कोई कुछ कह रहे थे? सर वो मैक्सिमम डिस्टेंस एल होगा इनिशियल वाले, ये फिर घटता ही जाएगा डिस्टेंस। किसकी बात कर रहे हो? होमवर्क नहीं, मैंने तो पूछा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूछा? हाँ। अच्छा, डिस्टेंस मैक्सिमम तो इनिशियल होगा, है ना? क्योंकि चेजिंग प्रॉब्लम में तो मैक्सिमम डिस्टेंस इनिशियल ही होगा, है ना? या तो फिर सामने वाले का स्पीड तेज हो, तब तो मैक्सिमम डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाएगा, अगर सामने वाला तेज चल रहा है तो मैंने दोनों का सेम वेलोसिटी दिया था और मैंने पूछा था फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना? चलो खैर, लेट्स कम बैक टू दिस थिंग। अभी रुको, अभी कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा देखो, यानी अब क्या कह रहा है सिस्टम? ही कह रहा है या फर्स्ट लॉ ही कह रहा है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रह जाएगा, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रह जाएगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो। ये अनबैलेंस्ड वर्ड उसमें यूज तो नहीं किया गया डेफिनेशन में, बट अंडरलाइंग मीनिंग में अनबैलेंस्ड है, तो इसलिए ऐसे कोई नहीं है। मैं इस वर्ड को नकार नहीं रहा हूं, बट ये डेफिनेशन में जनरली बोला नहीं जाता, ठीक है ना? बट स्टिल इंप्लाइड मीनिंग में है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, दैट इज देयर इज अ वॉल आउट हियर, ठीक है ना? मेरे ठीक इधर बगल में साइड वॉल है, ये एक्चुअली बोर्ड बिल्कुल कॉर्नर पे है, ठीक है ना? अगर देखना चाहता हूं मैं दिखा देता हूं, ये वॉल है, देखो साइड, ठीक है ना? तो दिस इज द वॉल है, तो दैट्स हाउ। अब इस वॉल को अगर मैं एक सिस्टम मानता हूं, ध्यान से सुनना, मैं इस वॉल को एक सिस्टम मान रहा हूं, पूरे बिल्डिंग को नहीं मान, इस वॉल को एक सिस्टम मान, और मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ठीक है? ये वॉल रेस्ट पे था, और अगर फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ अगर सही है तो मैंने फोर्स लगा दिया, तब तो ये वॉल मूव करना चाहिए। ये वॉल मूव क्यों नहीं कर रहा है? आई नो देयर विल बी मेनी आंसर्स, सो देयरफॉर लेट मी पिन डाउन कि हु विल आंसर। विश्वास बताओ बेटे, विश्वास, कैन यू बी ऑन द एयर? विश्वास? यस सर। हाँ बेटे, ये वॉल को मैं एक सिस्टम मान रहा हूं और मैंने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ये वॉल मूव क्यों नहीं किया? फर्स्ट लॉ तो कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो ये बॉडी मूव कर जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे है अभी, तो रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगा, यानी मोशन में आ जाएगा। पर मैंने इसको हिट तो किया, फोर्स लगाया, पर मोशन में नहीं आया, क्या वजह है? क्या एक्सप्लेनेशन है? यस विश्वास, आंसर जल्दी, थोड़ा जल्दी करो अमित, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगा। सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाँ, थोड़ा सा दोबारा बताओ। इनर्शिया? सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट वॉल के पास। नहीं तो यानी अगर मैं पूछूंगा वॉल क्यों नहीं मूव किया, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इज दैट द आंसर? आर यू सैटिस्फाइड विद द आंसर? सर बिकॉज़ इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड the inertia of rest will depend upon mass and wall has a huge mass in compared to the force. ओके, अब सुनो, ये जो तुमने बताया ना कि वॉल हैज ह्यूज मास, ह्यूज इनर्शिया एंड देयरफॉर ऐसे जो भी बता रहे हो, ये फर्स्ट लॉ में तो कहीं मेंशन नहीं है कि अगर ह्यूज मास होगा तो देख लेना ऐसे होगा फिर, और अगर कम मास होगा तो फिर ऐसे होगा। ये क्यों नहीं मेंशन्ड है फर्स्ट लॉ में, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो? यस विश्वास? सर फर्स्ट लॉ में ये है कि फोर्स लगाने से स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट चेंज हो जाता है। हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ, ये बॉडी, ये वॉल स्टेट ऑफ रेस्ट पे है अभी, मैंने फोर्स लगाया, मोशन में क्यों नहीं आया? नाउ देयर आर मोर आंसर्स आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ध्रुव शांडिल is saying wall is not a free body. So I don't know how it is convincing, but you have to think on it. लावण्य says कि वॉल का इनर्शिया अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। देखो, इनर्शिया का जनरली जो मेजर होता है वो जनरली मास से होता है, और मैं लगा रहा हूँ फोर्स, तो ये दोनों कंपेरेबल क्वांटिटी तो नहीं हो, तो therefore you cannot say कि inertia is greater than force या inertia is less than force. It's like comparing between कि 10 मीटर 5 न्यूटन से ज्यादा है, 10 मीटर 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं है, क्यों? कंपेरेबल ही नहीं है, तो कम ज्यादा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना? तो therefore that won't be a very convincing answer. और कोई? सर वॉल ने उतनी फोर्स लगा दी ना आप पे, यानी तुम अब लेके जा रहे हो मुझे थर्ड लॉ कि मैंने एक लगाया, वॉल ने लगाया, खत्म हो गया दुनिया है? सर फिर आपने कम फोर्स लगाई है। अच्छा एक मिनट रुको,
अगर तुम कहते हो कम फोर्स और ज्यादा फोर्स, तो फिर ये भी तो फर्स्ट लॉ में मेंशन होना चाहिए ना, कि फर्स्ट लॉ में ध्यान रखना थोड़ा फोर्स ठीक ठाक लगाना, ये ना हो कि हल्का सा ये किया और बोलो कि फर्स्ट लॉ हो जाना चाहिए, यानी ये सब एक्सप्लेनेशन टिकेंगे नहीं। अगर ऐसे होता ना इंपॉर्टेंट कि कम फोर्स और ज्यादा फोर्स, तो ये डेफिनेशन के अंदर होता कि फर्स्ट लॉ विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर लेस फोर्स या लार्ज फोर्स या लार्ज मास या स्मॉल मास, ये सब कुछ भी नहीं मेंशन्ड है। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन कोई देंगे? ओके, शीट्स हैज गिवन एन आंसर एंड दैट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द वॉल, उससे कम फोर्स लगाया गया। एक चीज बताओ, अगर यही एक्सप्लेनेशन होता तो फिर तो ये फर्स्ट लॉ में होना चाहिए ना डेफिनेशन में, कि जो बॉडी का रेस्ट का स्टेट है ये तभी बदलेंगे जब उसके रिक्वायर्ड फोर्स से भी ज्यादा फोर्स लगाओगे तो। बट ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया कि एक्सटर्नल फोर्स लगा दो बस, तो बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगा। और वो एक्सटर्नल वर्ड के अंदर एक इंप्लाइड मीनिंग मैंने बताया था वो सब सर वो मूव करी थी, पर सर वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से सर वापस आ गई। अच्छा, इसका मतलब वॉल चला गया, फिर वॉल ने सोचा अरे ना ना ना, मेरे पास तो एक इनर्शिया और रेस्ट भी है, तो वापस आ गया। ये तो ग्राउंड और जो दीवारें हैं वो वापस लगा देती हैं। सर अपना क्वेश्चन एक एक करके उत्कर्ष पहले बताओ। ग्राउंड और जो दीवारें हैं उस पर वापस फोर्स लगा देती हैं कि ना चलो इससे ओके ठीक है। लक्ष्य बताओ बेटे, लक्ष्य अटेम्प्ट कर रहे थे। सर एक बार अपना क्वेश्चन वापस बोल दोगे सर, मतलब थोड़ी कंफ्यूजन होगी सर, क्या कहना चाहते थे आप? ओके देखो, क्वेश्चन ये कि मेरे बगल में एक वॉल है, मैंने कैमरा में दिखाया भी था अगर देखे होंगे उस टाइम, और वो वॉल स्टेट ऑफ रेस्ट पे है और मैंने फोर्स लगाया, लेकिन वॉल तो मूव नहीं कर रहा। बट फर्स्ट लॉ तो कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो मैंने फोर्स तो एक्सटर्नल नहीं लगाया, तो क्यों नहीं मूव किया, है ना? सर क्योंकि सर उसका मास इतना ज्यादा था, तो सर वो रेजिस्ट कर रहा था सर मोशन को सर। तो ये बताओ मुझे कैसे पता चलेगा कि फोर्स लगाने पे वो कोई एक अननोन सिचुएशन है मान लो, तो मुझे कैसे पता चले कि फोर्स लगाने पे उस पर कोई असर होगा या नहीं होगा, उसका मास कितना रेजिस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो अनसर्टेन हो गया ना। और अगर इतना अनसर्टेन होता तो ये फर्स्ट लॉ का पार्ट होता बेटे, सोच के देखो। ओके, आई थिंक मास के ऊपर डिपेंड करेगा ना, मास के ऊपर, मतलब सर हल्का सा है तो आप कर ही पाओगे, अगर हैवी है तो सर ज्यादा लगेगी फोर्स। Okay, now Vansh has given a language. Okay, I am coming to your lecture. Vansh has said कि body opposes change in its state of rest or uniform motion. बेटे ये वंश ये इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, इसी तरह से इसकी नेग्लिजिबल एक्सेलेरेशन होगा। बेटे अगर एक्सेलेरेशन होगा नेग्लिजिबल तो चलो कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 घंटा वेट करूंगा। तो नेग्लिजिबल एक्सेलेरेशन इनटू 1 घंटे का स्क्वायर है ना, हाफ 80 स्क्वायर, तो 1 घंटे में तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने का स्क्वायर, अब तो उतना नेग्लिजिबल नहीं होगा ना, तो यानी 1 घंटे बाद तो फिर वॉल चला जाना चाहिए था। ऐसे अगर मैं चारों वॉल को धक्का मारूंगा, चारों वॉल चला गया, फिर तो पूरा बिल्डिंग ही नीचे आ जाएगा, ये तो नहीं चलेगा। Okay, Yash has said कि the force should be imbalanced external force. I think you are on the right track. Vishwas says कि what is the system? अब सिस्टम याद आ गया? हाँ, ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा बेटे, सिस्टम खुद ही डिफाइन करो। Applied force gets balanced by wall, so there is no external force. I think Shashwat is right. Yash has said कि in order to overcome rest, इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। शीर्ष निगम says कि इसमें तो थर्ड लॉ लगाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगर फर्स्ट लॉ से नहीं हो पा रहा है तो लो जो थर्ड लॉ पे चले जाओ। हाँ, ऐसे करोगे? उसमें तीनों लॉज एक साथ दिए होंगे ना, तो हम यूज कर सकते हैं, मतलब नहीं कर तो सकते हो, तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ का अपना कोई स्टैंडिंग नहीं है। फर्स्ट लॉ का एक बैसाखी है, वो क्यों ना सेकंड लॉ थर्ड लॉ, ऐसे अगर होता तो फिर फर्स्ट लॉ को उनके साथ मर्ज करके एक नया लॉ बना दिया होता। फर्स्ट लॉ का अपना स्टैंडिंग है। ओके, आई थिंक उत्कर्ष एंड एक जने और का आंसर सही लगा था मुझे। अब मैं आ रहा हूँ इसका रियल एक्सप्लेनेशन। मैंने एक वर्ड लिखा भी है और उसके बाद भी कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखो ये जो वॉल है ना, मैं एक चीज बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से। ये जो वॉल है, इसको अगर कहीं खाली जगह ले जाओ स्पेस में जहाँ पे नो ग्रेविटी नथिंग, वहां पे इतना भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे अगर एक फिंगर से ऐसे पुश भी कर दोगे ना, समझो ना, अगर एक फिंगर से भी पुश कर दोगे तो देखना वो वॉल चल पड़ेगा। यानी अगर फिंगर से भी पुश कर दोगे तो देखना वो वॉल चल पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूं, अगर वो वॉल स्पेसक्राफ्ट पे है, इतना चपेटा लगाने का भी कोई जरूरत नहीं है, एक फिंगर्स का पुश ही काफी है उस वॉल को चलने के लिए। लेकिन ये वाला क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये वॉल आइसोलेटेड नहीं है, ये वॉल जॉइंट है टू अदर वॉल्स, बीम वगैरह छत के साथ। Therefore, when you are applying a force at the same time, automatically there are other forces generated which are cancelling the force. Something like if the box is very heavy, और अगर मान लो मैं हल्का फुल्का ऐसे पुश कर रहा हूं,
ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, तुम बोले अरे अरे ये क्या हो गया, बॉक्स क्यों नहीं मूव कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो मैंने फोर्स लगाया वो फ्रिक्शन से बैलेंस हो गया, और इस वजह से क्या हुआ ना, ये बैलेंस हो गया और इस वजह से मूवमेंट नहीं हुआ। तो देयरफॉर अब ये बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, मैंने ऐसे धक्का मारा, मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसमें आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है। मूवमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रेस्ट के फर्स्ट लॉ कहता है स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। चलो ठीक है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया, पर मैंने अकेले एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक और एक्सटर्नल फोर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया इन द नेम ऑफ फ्रिक्शन, और बाई चांस दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। यानी फोर्स एक्सटर्नल आया पर नेट फोर्स एक्सटर्नल नहीं आया, यानी अनबैलेंस नहीं बन पाया। और इस वजह से तो वॉल का एक्सप्लेनेशन ये है कि अनबैलेंस नहीं हो पाया। ये मत बोलो कि मैंने कम फोर्स लगाया और उसका इनर्शिया ज्यादा है एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट इज नॉट सो मच रिक्वायर्ड। अगर ये वॉल ना हो कि कुछ और भी होता, और मैंने ऐसे अगर फोर्स लगाया होता, और अगर ये जॉइंट होता चारों तरफ से और जॉइंट सारे उसको रोक दिए होते, तो भी नहीं चलता है या नहीं? चलो ठीक है, so now we are more or less focused on both the words external, which led us to a new word system, and also the fact that though the definition does not explicitly mention unbalanced, but it is a part of the definition itself. Mention नहीं होता है, but implied meaning के अंदर unbalanced भी है, ठीक है ना? सर मीनिंग यही है ना कि वॉल एक फ्री बॉडी नहीं है इस केस में। नहीं देखो, ये वाला वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, पता है क्यों? क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी, फ्री बॉडी इज योर चॉइस। तो देयरफॉर ये वॉल फ्री है या नहीं है विल डिपेंड ऑन योर व्हाट यू आर इंटरप्रेटिंग। मेरे हिसाब से तो वॉल फ्री है, ठीक है ना? ये जो वर्ड फ्री होता है ना, ये क्या मतलब होता है? फ्री का मतलब होता है कि मैं इस वॉल को इमेजिन कर रहा हूं कि एज इफ देयर इज नथिंग एल्स इन द यूनिवर्स। तो इस वॉल को आइसोलेट कर लिया और मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, तो इसलिए उसका नाम हो जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये नहीं कि वो बॉडी फ्री है, मतलब और किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे नहीं है। बॉडी किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो भी फ्री में कह सकता हूं। तो मैं बोलूंगा ठीक है, बाकी सबको हटा दो और उनकी वजह से जो फोर्सेस क्रिएट होता है वो लगा दो उसके ऊपर, यानी अब बॉडी फ्री हो। तो वो लेट्स नॉट यूज द वर्ड फ्री सो लूजली, ठीक है ना? वो फ्री वाला वर्ड यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में यूज नहीं कर दो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ऐसे अगर देखोगे ना तो दुनिया में कोई भी बॉडी फ्री नहीं है। अब एक मार्कर को मैं गिरा देता हूं, तुम बोलोगे देखो देखो जब गिर रहा था तब तो फ्री था ना, ऐसे कैसे बोल रहे हो फ्री है? क्या उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है? ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं था क्या? एयर रेजिस्टेंस का इन्फ्लुएंस नहीं था क्या? नाउ यू माइट से नहीं फ्री तो इसलिए बोल रहा हूं कोई उसको टच नहीं कर रहा था। ये भी कहां ट्रू है? जब ये मार्कर नीचे गिर रहा था तो क्या उसके अराउंड हवा नहीं था क्या? तो हवा तो कांटेक्ट में था ना, टच तो कुछ ना कुछ कर रहा था ना, मतलब सम मटेरियल है। अब तुम बोले नहीं हवा वाला टच को हम नहीं मानेंगे, तो देन यू आर गोइंग इनटू लॉट ऑफ निटी-ग्रिटीज अननेसेसरी। देखो ये वर्ड जो फ्री है ना, इतना फ्रीली मत यूज करो इज व्हाट द फाइनल कंक्लूजन इज अभी ठीक है ना? चलो एनीवे लेट्स मूव ऑन। तो अभी हमने फर्स्ट लॉ भी डिफाइन किया, फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ। अरे ये क्या हो गया, आपने सीक्वेंस ब्रेक कर दिया। तो देखो ऐसा है ना, अब अगले 1.25 साल जो है हमें सेकेंड लॉ ही करना है ठीक है ना? अगले 1.25 साल हमें मोस्टली सेकेंड लॉ करना है। तो देखो सेकेंड लॉ तो पूरे 2 साल चलेंगे। तो जस्ट हम लोग अभी फर्स्ट और थर्ड लॉ को कर रहे हैं, उसके बाद तो वो जो सेकेंड लॉ स्टार्ट होगा वो अब पूरे 12th के एंड तक चलेगा। तो इसलिए सेकेंड लॉ तो करना ही करना। इट इज जस्ट दैट वी वांट टू फोकस ऑन थर्ड लॉ नाउ। So let somebody be the volunteer for now third law. Somebody. Navansh. Navansh, can you be on air, bete? Yes. Bete. Third law definition quickly. If a body applies a force on another body, then an equal and opposite force will be applied by that body on the first one. ठीक है, it's not a bad one. It's just that I think वो तुमने 2 words यूज करना भूल गए, तो वो वर्ड यूज क्या करो तो वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आता है। जो तुम बता रहे हो इट्स ओके, आई एम नॉट अपोजिंग दैट, बट आई थिंक थोड़ा सा बेटर लैंग्वेज होगा कि अगर टेक्निकली जो बुकिश लैंग्वेज होता है उसी को या उसी के आसपास यूज करो। तो तुम 2 वर्ड्स तुमने छोड़ दिया और वो 2 वर्ड्स बता दो बस। नवांश, और 2 वर्ड तुमको मालूम है, ये भी मुझे मालूम, पर तुमने सब यूज करना। चलो ठीक है, आई थिंक नाउ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग दोस वर्ड्स एंड दैट इज जसमीन, लावण्य, शाश्वत,
Yes, and everybody is using, and that's right. यानी थर्ड लॉ कहता है कि for every action there is equal and opposite reaction. ओके चलो ठीक है, इस डेफिनेशन को तो देखो हमें मानना पड़ेगा, आफ्टर ऑल न्यूटन ने दिए है, तो हाउ कैन वी रादर नेग्लेक्ट द डेफिनेशन, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इस डेफिनेशन पे मुझे बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये डेफिनेशन रियली बिलीवेबल है? नाउ यू माइट से क्यों नहीं बिलीव करेंगे? न्यूटन बताया है और इतने लोगों ने इतना 400 ईयर से एक्सेप्ट करते आ रहे, तो इसको बिलीव और अनबिलीव का क्या होता है, डिसबिलीव का क्या होता है? मैं बताता हूँ। वंस यू हैव आल्सो रिटन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं उस पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुको। हाँ, तो जो मैं कह रहा था इस दैट कि बिलीवेबल इसलिए नहीं है क्योंकि देखो मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ तुमको, जरा सोचो। एक बॉक्सर विद बॉक्सिंग ग्लव्स, मेरा तो ग्लव्स नहीं बट उसका जो बॉक्सिंग ग्लव भी होता है, एक बॉक्सर ने क्या किया, ऐसे करके एक दूसरे पर्सन को पंच किया, ठीक है? तो बॉक्सर ने यूं जाके एक दूसरे पर्सन को यहां पंच किया। अभी बताओ व्हाट डू वी सी जनरली, कि बॉक्सर यूं पंच किया और अगर सही पंच पड़ गया, वो एक्चुअल बॉक्सर वाला, वो मोहम्मद अली वाला हैवी वाला बॉक्सर उस तरीके अगर पड़ जाए, तो इन दैट केस देखना दूसरा वाला बंदा गिर गया, वो ऐसे पड़ा तो बस होता एकदम ऐसे जबड़े टूट गया शायद, या जो भी है वो टूट गया, और मान लो गिर गया, बॉक्सर को तो कुछ नहीं हुआ। इस इवेंट को देख के क्या तुमको वाकई लगा कि एक्शन और रिएक्शन बराबर था? इनमें से एक को एक्शन बोलूंगा, जैसे मान लो ये एक्शन हो गया तो रिएक्शन या जो भी है, क्या तुमको देख के लगा कि एक्शन? देखो कोई अगर तुमको पढ़ा दे, सिखा दे, याद करवा दे तो वो एक अलग बात, बट अगर इस सिचुएशन को देखो तो क्या तुमको लगा कि एक्शन और रिएक्शन बराबर है? व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? सर क्योंकि सर वो इतनी स्पीड से आ रहा होता है सर, तो मतलब वो सर मोमेंटम पे डिटरमाइन करता है ना सर। एक चीज मैं बताऊं, ये थोड़ा सा सब लोग सीख लो, एंड दैट इज जब भी कोई चीज बताओगे ना एक्सप्लेनेशन, तो एक बार डेफिनेशन को दिमाग में जरूर रखना। यू माइट से नहीं हमने तो डेफिनेशन दिमाग में रखा था, अब पता है देखो डेफिनेशन में कहां पे स्पीड मेंशन है बताओ जरा। तो देयरफॉर अगर इसका एक्सप्लेनेशन वाकई स्पीड से होना था और स्पीड से इसका कोई फर्क पड़ता है इक्वालिटी अनइक्वालिटी का, तो जरूर स्पीड से नहीं definition सर, होता। मोमेंटम। सर मैंने मोमेंटम बोला सर, मोमेंटम वो स्पीड और मास पे वेरी करे, वो वेलोसिटी और मास से डिटरमाइन होता है ना, तो सर इसलिए कह रहा था। तो थर्ड लॉ में अगर मान लो इस चीज का यानी इक्वल होने के लिए मोमेंटम का अगर कोई असर है, तो फिर तो थर्ड लॉ में मेंशन होता ना कि ये दोनों बराबर होंगे, कब ना जब मोमेंटम वगैरह वगैरह जो भी तुम कहना चाहते हो। तो इट्स नॉट सच इजी, आई मीन इट्स नॉट सो इजी टू एक्सप्लेन थिंग्स, खास करके डेफिनेशन जब दिया गया ना, और 400 साल से ये डेफिनेशन है, इसके मतलब इस डेफिनेशन को चैलेंज करने वाले कोई नहीं क्रिएट हुआ अभी। ये डेफिनेशन इतना तगड़ा है कि कोई चैलेंज नहीं कर पाया। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस वक्त, तो देखो इस चैलेंज को आंसर करना इज ऑल्सो नॉट सो इजी, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो चलो एनीवे कोई बात नहीं, वेल ट्राइड, ऐसे डोंट गेट हर्ट, आई मीन, बट द पॉइंट इज दैट जब भी सोचते हो एक्सप्लेन करने के लिए वर्डिंग्स बड़े केयरफुली यूज करना, क्योंकि मैं वर्डिंग्स को अदरवाइज मैं पकड़ूंगा और ये मेरा काम है। ठीक है ना? चलो somebody else, you know, राघव ग्रोवर होता है ना, सर एक मतलब बार शायद क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन इज दैट एक बॉक्सर ने ऐसे जाके मारा, तो बॉक्सर ने तो मारा इसको, एक बंदे को, दूसरे बॉक्सर को, वो दूसरा बॉक्सर तो गिर पड़ा और पता नहीं बेहोश भी हो गया, फिर वो 1 2 3 4 करते हैं ना, 9 8 9 करते करते वो तो उठा ही नहीं। तो इस इवेंट को देख के क्या तुमको लगा वाकई, देखो कोई किताब से तुमने क्या पढ़ लिया, ये डेफिनेशन है वो छोड़ दो, क्या तुमको लगा कि हाँ एक्शन और रिएक्शन बराबर है? आर यू कन्विंस्ड इज माय क्वेश्चन। यस राघव, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग, जल्दी बताओ। सर कुछ शॉक एब्जॉर्प्शन जैसा होता है ना पंचिंग ग्लव्स में। नहीं अभी रुको, लेट राघव हैव द टर्न अभी। हाँ बेटे। सर अगर हम खाली हाथ को कंसिडर करेंगे तो उसपे खाली एक वो रिएक्शन वाली फोर्स ही नहीं होती, और भी होता सर। जैसे अगर हम उसके चेहरे को कंसिडर करेंगे तो एक ही एक्शन फोर्स लगा और वो गिर गया। ये तो रिएक्शन आया नहीं सर रिएक्शन हुआ, लेकिन सर उसका चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ। राघव जाना मत, अभी रुको, सुनो देखो, पंच ने फेस को फोर्स मारा तो उसको एक्शन बोल दो चलो, और फेस ने भी तो हाथ को फोर्स दिया होगा ना भाई, आपस में तो यहीं पे फोर्स लग रहा है, तो हाथ ने फेस को मारा और फेस ने हाथ को फोर्स दिया, क्या दोनों इक्वल था? लगता है रियली इक्वल है। यस राघव। सर वो इक्वल तो था, लेकिन वो
उतना, एक मिनट, इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ऑब्वियस लगता होगा बट उतना आसान नहीं है। हाँ राघव, यू आर ट्राइंग समथिंग और यू गिव अप। सर उसका इफेक्ट इतना नहीं दिखा। तो फिर क्या इसको अनइक्वल मान लें? सर नहीं सर सर, होगा सर है तो इक्वल सर वो, पर वो बॉडी स्ट्रक्चर के हम पे डिपेंड एनर्जी करता का है ना, लॉस कि बोन्स है। अब्सॉर्ब कर लेती है जो शॉक है, और मतलब जो फेस होता है मतलब वो तो फिर तो बायोलॉजी आ गई उसमें तो फिर। ओके, आई थिंक आर्यन थोड़ा सा शायद मुस्कुराते हुए आंसर दे रहे हो, बट यू आर आंसरिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दैट इज एक्चुअली मैं थोड़ा सा मिसलीड कर रहा हूँ। सर मैं जो है ना थोड़ा मिसलीड कर रहा हूँ। हाँ ध्रुव जल्दी बताओ। सर वो एनर्जी का लॉस नहीं हो जाएगा उस केस में जब अब हम देखो, मारेंगे? ये देखो, अगर सर तुम एनर्जी एनर्जी वर्ड वर्ड लेके यूज कर आओगे रहे तो हैं फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर ये आएगा कि भाई थर्ड लॉ में अगर ये एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट है तो थर्ड लॉ में क्यों नहीं मेंशन है सर, कि मतलब भाई देखो ये एनर्जी ऐसे से इक्वल होगा तभी जब एनर्जी के साथ भी ये लिंक होगा या जो जो भी होगा। ऐसे तो सर नहीं है, यानी एनर्जी को मत लेके आओ। यस सर वही सर, तो मतलब कि जो फेस पे है वो भी फोर्स लगा रहा है ना, क्योंकि जो हमारी जो मसल्स होती हैं हाँ सर बिल्कुल लग रहा है। सर उसके अंदर भी फोर्सेस होती है ना, बहुत सारी फोर्सेस होती है सर, तो वो भी एक्ट कर रही होती है सर, जैसे नॉट वेरी कन्विंसिंग। देखो मैं बहुत अच्छे शब्दों में नहीं बताना चाहूंगा कि तुमको अच्छा लगे, मैं कह रहा हूँ नॉट वेरी कन्विंसिंग, थोड़ा और सोचो, ठीक है ना? कोई बात नहीं, बट इट्स अ गुड ट्राई। वंश हैज सेड कि कैन बी एक्सप्लेन बाय सेकंड लॉ। नहीं कैसे बताओ? अच्छा ना, फिर वंश वही आ गए, तुम तो युग जैसे कर लिए। फिर युग ने जब मैंने फर्स्ट का पूछा तो वो बोले नहीं इसको थर्ड लॉ से एक्सप्लेन करो। अब तुम बोलो थर्ड लॉ नहीं, अब तुम सेकंड लॉ से एक्सप्लेन करो। वंश चलेगा नहीं। ओके, नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन आल्सो। ये ग्लव्स के बारे में कोई कह रहे हैं एंड दैट इज यश सेज कि ग्लव्स ने कुशन कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, सिचुएशन बदल दो। उसने ग्लव्स हटा लिया और अब खाली हाथ, अब तो और खतरनाक है। ग्लव से तो उस फेस को भी थोड़ा सा कम चोट लगा होगा, अब तो खाली हाथ है, वो पड़ेगा तो उसका तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दांत ही ज्यादा निकल जाएगा। ओके, शाश्वत सेज कि इंटरनल मस्कुलर फोर्स बैलेंसेस द रिएक्शन। देखो न्यूटन के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉज में इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता, ठीक है? न्यूटन के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉज में इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं। सो देयरफॉर लेट्स नॉट ब्रिंग इन इंटरनल फोर्स इन दिस केस। अच्छा नाउ विश्वास है सेड कि अगर वो खाली हाथ पे अगर फेस को पंच किया होता तब तो उसको हाथ पे भी लगता। अच्छा तो क्या यानी दोनों इक्वल मान ले फिर, है ना? देखो ये इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। अब सुनो ध्यान से। लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले जो बायोलॉजी का आंसर दिए थे किसी ने, आई थिंक शायद आर्यन या जिसने भी दिए थे, दैट वाज एक्चुअली गुड आंसर और मैं उसी पे ध्यान दिलाना चाह रहा था। इज दैट ध्यान वो करना चाह रहा था, अट्रैक्ट करना चाह रहा था। इज दैट कि मैं मिसलीड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ही बात कर रहा हूं कि इसने इसको मारा, है ना, ये गिर गया, वो नहीं गिरा, उसको हाथ में कुछ नहीं चोट लगा, इसके हाथ में चोट लग गया। मैं किस बात की बात कर रहा हूँ? चोट के बारे में, दर्द के बारे में। तो चोट और दर्द के बारे में थर्ड लॉ कहां कुछ कह रहा है? चोट और दर्द तो बायोलॉजिकल चीज है। और एकदम सही एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि देखो ये मान लो मेरा फिंगर है और ये हाथ है, देखो मैं आराम से फोर्स लगा रहा हूं, ये देखो लगा रहा हूं ना, यही फिंगर है, यही हाथ है और मैं फोर्स लगा रहा हूं। क्या यही फोर्स मैं ऐसे आंख में लगा सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं, वो तो आंख तो चला गया फिर परमानेंटली। तो कहने मतलब क्या है कि वही फोर्स बॉडी के अलग अलग पार्ट में दर्द अलग अलग क्रिएट करेंगे, चोट अलग अलग लग सकता है, डैमेज अलग अलग हो सकता है, बट व्हाट ऑल हैज टू दीस थिंग्स टू डू विद थर्ड लॉ? थर्ड लॉ तो बोल रहे हैं फोर्स के बारे में, और फोर्स हमेशा इक्वल होगा। वो पंच वाले में भी फोर्स इक्वल होगा। नाउ यू माइट से अरे थोड़ी देर तो आप पहले तो आप कन्विंस करने की कोशिश करते कि पंच वाले में कहां फोर्स बराबर है, और आप खुद ही आप कह रहे हो कि फोर्स बराबर है। तो अभी देखो मैं फोर्स बराबर का मैं कन्विंस करूंगा। अब देखो कैसे कन्विंस करता हूं। मैं कहता हूं एक काम करो, एक डमी एक्सपेरिमेंट करते हैं। पता कैसे? मैं अपने गाल पे एक स्प्रिंग लगा देता हूं ऐसे करके, उसको चिपका देता हूं किस तरह। चलो भाई ये गाल है और इसमें जो है ना स्प्रिंग लगा के चिपका तो सकते हैं। मे भी एक कुछ पेस्ट कर दो यहाँ पे, मतलब कुछ कागज वागज टाइप का, और उसके साथ वो स्प्रिंग लगा दो, थोड़ी सेलो टेप से लगा दो तो आई थिंक चिपक जाए। उतना तो कर लो। और मैं इसके हाथ पे, ये जो हाथ है ना इसका, जो भी हाथ है इसका, मतलब व्हाटएवर जिससे वो पंच करने वाला, ग्लव्स पहन के रखा है तो उस पे भी एक स्प्रिंग लगा दो। अब एक काम करो, इस बंदे को बोलो भाई गाल में स्प्रिंग लगा खड़े हो जाओ, और उस बंदे को बोलो कि भाई तुम ना ग्लव बॉक्सिंग ग्लव्स पे ये स्प्रिंग लगा के
पंच करो और एक काम करना, इस इवेंट के ठीक सामने एक कैमरा रख देना, हाई स्पीड रिकॉर्डिंग कैमरा, हाई स्पीड बोला मैंने, हाई स्पीड रिकॉर्डिंग कैमरा यहाँ पे रख देना और बोलना कि भाई तुम पंच करो और उसको रिकॉर्ड कर लो। और सुनो, रिकॉर्ड करने के बाद उस रिकॉर्डिंग को बहुत स्लो स्पीड में देखो जरा, तब तुमको विश्वास होगा कि हाँ फोर्स बराबर है। पता है क्यों? क्योंकि जरा सोचो, ये जो स्प्रिंग है ना, अब ये गाल वाला स्प्रिंग है, ये हाथ वाला, और दोनों स्प्रिंग बिल्कुल बराबर है, सेम स्ट्रेंथ का, सेम लेंथ का, सेम रेडियस का, सब कुछ सेम, मटेरियल सब कुछ सेम। ऐसे में पता क्या होगा, ये गाल वाला स्प्रिंग है, ये हाथ वाला, ये हाथ वाला स्प्रिंग आ रहा है पंच करने के मकसद से, और ये गाल वाले स्प्रिंग के साथ एंगेज होगा। ये देखो, पता है कैसे एंगेज होगा? ये देखो ऐसे, ये ऐसे। एक चीज जरा ध्यान से देखो कि दोनों का लेंथ देखो बराबर है। ये देखो, अब मैक्सिमम पे चला गया, फिर क्या होगा पता है? वापस आएगा, देख रहे हो? अब वापस पे भी देखो, दोनों का लेंथ बराबर, और अब डिसएंगेज हो गया, और देखना हो सकता है गिर जाए या जो भी होगा, आई डोंट नो, बट देखना दोनों एग्जैक्टली सेम लेंथ पे, ओरिजिनल लेंथ पे होके वापस आ जाए। अब एक काम करो, वो जो रिकॉर्डिंग है ना, उसको पॉज फॉरवर्ड, पॉज फॉरवर्ड, पॉज फॉरवर्ड ऐसे करते रहो। देखना हर पल तुमको पता क्या दिखेगा, ये यहाँ से एंगेजमेंट शुरू हुआ है। अभी अगर दोनों का लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 10-10 हो गया। थोड़ी देर बाद देखना दोनों का लेंथ 9-9 सेंटीमीटर, 8-8 सेंटीमीटर, 5-7-7, 6-6, 5-5, 3-3 तक पहुंच गया। फिर 3 के बाद डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ तो 4-4 सेंटीमीटर, 5-5 सेंटीमीटर, 6-6 सेंटीमीटर, 7-7 सेंटीमीटर, 8 करते करते 10, और उसके बाद डिसएंगेज होके 10-10 सेंटीमीटर के ओरिजिनल लेंथ लेके चला जाएगा। यानी इससे क्या प्रूव हुआ कि पंच के जो ड्यूरेशन है, जो छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम था, उसके हर मोमेंट पे दोनों का फोर्स बराबर था। ये हुई ना फोर्स। अब फोर्स का इफेक्ट क्या होगा वो तो मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, देखो, और यही अगर ऐसे एक बार करोगे तो आप चला गया परमानेंटली डैमेज में, तो वो तो इंजुरी, चोट, बायोलॉजिकल फेनोमेना, उससे हमें क्या करना है? थर्ड लॉ नथिंग टू डू विद इट। देयरफॉर वो बॉक्सिंग वाले एग्जांपल में दर्द चोट अलग जरूर लगेंगे, लेकिन फोर्स के मैग्नीट्यूड्स हमेशा एक दूसरे का बराबर। अब एक वंश ने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो कि मुझे बताना था, बट ही हैज ऑलरेडी टोल्ड, आई एम श्योर अदर्स आल्सो वुड बी सेइंग दैट इज एक्शन रिएक्शन acts on two different objects. अब देखो फिजिक्स में ना बॉडी वर्ड थोड़ा सा धीरे धीरे ना हम अवॉइड करेंगे यूज करना, तो बॉडीज वर्ड ना यूज करके मैं करूंगा सिस्टम। एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज या सिस्टम कह लो। अब देखो युग, तुम थोड़ी देर पहले जब मैंने ये पंच वाला एग्जांपल दिया था तो तुमने एक एक्सप्लेनेशन बताया था कि मैंने पंच किया और वॉल ने मुझे पंच किया तो खत्म हो गया। अरे फिर तो दुनिया में कोई इवेंट ही नहीं होगा, क्योंकि जब भी मैं कोई फोर्स लगाऊंगा तो उसका एक काउंटर पार्ट भी आएगा, फिर तो कभी कुछ इवेंट ही नहीं होगा, कोई चलेगा ही नहीं। ऐसे नहीं है, क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया वो उस बॉडी पे लगा और उस बॉडी ने जो रिएक्शन दिया वो मेरे पे लगा, तो therefore they are acting on two different bodies। तो मेरा फोर्स उस पे असर करेगा और उसका फोर्स मेरे पे असर करेगा। तो ऐसे नहीं कि मूवमेंट नहीं होगा, दोनों का मूवमेंट पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ कोर्स, बिकॉज़ these are not the only two forces, there might be other forces also, so those also need to be taken into account। but yes, एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी बैलेंस नहीं होता, क्योंकि बैलेंस तो तब हो सकता है जब एक ही बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट हो। यहाँ पे एक एक्शन लगता है एक पे, दूसरे पे रिएक्शन, तो देखो ऐसा नहीं होता। ओके, वन मोर थिंग, अब ध्यान से सुनना। ओहो, मैं तो ध्यान ही नहीं रहा सर। 12:20 हो गए। वही तो हाँ मुझे जी बिल्कुल सर। ध्यान ही नहीं रहा। आज एक्चुअली डिस्कशन का डायनेमिक्स ऐसे हो जाता है कई बार कि ध्यान ही नहीं रहता, हम चलते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड हो गया, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, वी आर एंडिंग हियर, वी विल कंटिन्यू दिस एब्जॉर्बिंग डिस्कशन टुमारो। ओके, बाय बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड। ओके, उत्कर्ष की ऐसा तो स्किन ही खराब हो जाएगा। चलो दैट डिसाइड है।